नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आदिकालीन लौकिक साहित्य। आदिकालीन लौकिक साहित्य में कौन सा साहित्य आता है? ये वो साहित्य है जो किसी दरबारी कवि ने नहीं लिखा, या यूं कहें कि किसी राजा के दबाव में आकर या उनकी प्रशंसा के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि ये अपनी आत्मिक शांति के लिए या अपने मनों की भावों की अभिव्यक्ति के लिए लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी रचना है? ढोला मारूरा दूहा किसकी है? कल्लोल, या जिनको कुशल लाभ के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय काल 11वीं शती माना जाता है। इसमें लोक प्रचलित प्रेम काव्य रचना है। ये राजस्थान में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। राजकुमार ढोला यहाँ पर मुख्य नायक है और राजकुमारी कौन है? मारवणी है। इन दोनों की प्रेम कथा को इसमें शामिल किया गया है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो उन्होंने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऐसी पंक्तियां आप जरूर याद रखें, कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। दूसरी अगर रचना की बात करें तो संदेश रासक है। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। इनको अधैमान के नाम से भी जाना जाता है। वही समय काल है 11वीं से 12वीं शती के बीच में इनका समय काल माना जाता है। देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित ये प्रथम ग्रंथ है। क्योंकि देखिए, अब्दुल रहमान तो कौन से हैं? ये कवि मुस्लिम कवि हैं और देसी भाषा में अब्दुल रहमान के द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया है, ये पहला ग्रंथ माना जाता है। संदेश रासक में अगर बात करें, विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त की गई है। यानी जो नायिका है वो कहाँ की है? विक्रमपुर की है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। महत्वपूर्ण है कि संदेश रासक की भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। इसके साथ साथ ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि यह प्रथम धर्मतर ग्रंथ है, यानी धर्म से परे का ग्रंथ है, या धर्म को केंद्र में नहीं रखा गया। 3 प्रक्रमों में विभाजित है और इसमें छंद कितने हैं? 223 छंद है। और ये कैसा काव्य है? विरह युक्त काव्य है, यानी विरही भाव से युक्त है ये काव्य। क्योंकि देखिए, वियोगिनी स्त्री जो नायिका है उसकी वो क्या बताया है? वियोगिनी। वियोगिनी यानी वियोग से युक्त है जो। तो ये कैसा काव्य है? विरह के भावों से युक्त ये काव्य है। आप ये छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। समय काल क्या है? देसी भाषा का और मुस्लिम कवि द्वारा लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो स्त्री नायिका है इसमें कहाँ की है? विक्रमपुर की है। अगले अगर हम बात करें तो रचना कौन सी है? वसंत विलास। इसके रचना काल जो है, रचनाकार वो अज्ञात हैं, लेकिन इसका समय काल 13वीं शती माना गया है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलास पूर्वक प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन किसने किया है? तो माता प्रसाद गुप्त ने किया। और इसका समय इन्होंने भी 13वीं शताब्दी ही बताया है। और इसमें वास्तव में अगर देखें तो 84 दोहे हैं जो इसमें शामिल माने जाते हैं। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती हुई दिखाई देती है। यानी जो पिंगल है वो ब्रज भाषा का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी पिंगल से किस में परिवर्तन हो रहा है? यानी ब्रज भाषा ज्यादा प्रभाव युक्त यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये छोटी छोटी रचनाएं हैं जिन्होंने लौकिक साहित्य में अपना योगदान दिया। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो की। देखिए, अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के जो भी टीजीटी, पीजीटी या नेट के पेपर होते हैं उसमें अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाता है। तो इनका साहित्य भी किसके अंतर्गत आता है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। सर्वसम्मति से इनका समय 1255 से 1324 ईस्वी स्वीकार किया गया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैंने वो लिखा है जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म स्थान माना गया है। इनका नाम क्या था? अबुल हसन इनका नाम है। और इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद में रखेंगे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है? तो वो है निजामुद्दीन औलिया।
संगीत में ये कव्वाली, तराना गायन शैली के और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी कव्वाली के जन्मदाता, तराना जो गायन शैली है उसके जन्मदाता, और इसके साथ साथ जो वाद्य यंत्र सितार है उसके जन्मदाता भी किसको माना गया है? अमीर खुसरो को। इनकी रचनाओं की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें मुख्य रचनाओं की अगर बात करें तो खालिक बारी है, पहेलियां, मुकरिया और दो सुखने तथा गजल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इनको पहचान दिलाती है। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्रिय की प्रधानता है, जैसे कि कबीर में मिलती है। आवाज़े खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनके ग्रंथ नू सिपर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये इनकी तीनों ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आवाज़े खुसवरी में क्या है, तो ये संगीत से जुड़ी हुई रचना है। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है, और जो नूह सिपर है इसमें भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो को जो उपाधियां दी गई या उनके जो उपनाम है उनको भी आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे तोता ए हिंद किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये उपाधि इनको दी गई। कवियों में राजकुमार, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको क्या कहा है? कवियों में राजकुमार कहा है। अवधी भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको माना है। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनको दिया गया था। खुसरो के बारे में प्रेमचंद जी के विचारों की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। हिंदुस्तानी जो भाषा है, इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय होगा कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाए, जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। तो ये किसके विचार है? ये प्रेमचंद जी के विचार हैं, जो अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी को आधार बनाकर उन्होंने लिखे हैं। आगे अगर हम बात करें इनकी रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्यों की, तो अमीर खुसरो की जो हिंदी रचनाएं हैं उसका प्रथम संकलन किस नाम से हुआ? जवाहरे खुसरवी नाम से हुआ। किसने किया? मौला रशीद अहमद सलेम ने किया। और कब किया? 1918 ईस्वी में किया। कहाँ से प्रकाशित करवाया इसे? अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। दूसरा अगर संस्करण की अगर बात करें तो 1922 ईस्वी में संकलन किया इनकी रचनाओं का। किसने? ब्रज रतन दास ने किया। किस नाम से किया? खुसरो की हिंदी कविता नाम से किया। और नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसे इन्होंने प्रकाशित करवाया है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये दोनों रचनाएं याद रखनी है। खुसरो ने सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। खालिक बारी शब्दकोशीय रचना है, जैसे हमने अभी किया कि फारसी और हिंदी के शब्द हैं उसमें। इसकी रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए की गई थी। आशिकी नामक रचना में खुसरो ने हिंदी की काफी प्रशंसा भी की है। आगे अगर हम बात करें, इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर जो इनका कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूं देश। क्योंकि जब ये इनके गुरु का निधन हुआ तो ये अपने गुरु के पास नहीं थे, और जब वापस लौट कर आए तो इन्हें पता चला कि मेरे गुरु अब इस दुनिया में नहीं है। तो अपने गुरु के पास बैठकर इन्होंने ये पंक्तियां कही, और मुख पर डारे केस यानी अब मुख पर केस डाल लिया है, यानी मुंह को ढक लिया है, संसार से विदा ले ली है। अब कहते हैं कि अपने घर चलो, यानी ईश्वर की शरण में चलो, क्योंकि अब रैन हो गई है इस देश में चारों दिशाओं में। रैन का मतलब अज्ञानता का अंधकार फैल गया है, क्योंकि ज्ञान देने वाले गुरु अब इस संसार में नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि थोड़े समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर कुछ जो विद्वान आलोचक हैं उनके विचारों को मैंने यहाँ डाला है। ये परिभाषाएं भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था।
उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यहाँ बोलचाल की भाषा से तात्पर्य क्या है? जनता की भाषा, जनसाधारण की भाषा, यानी ये साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेज जब बातचीत करते हैं तो वो साहित्य की, लिटरेचर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी पहेलियां और बुकरियां काफी प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। किसके विचार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदि काल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। यानी किसने खुसरो को पहला मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाला आदिकालीन कवि माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य की रचना की। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी मिलती है। वे सही अर्थों में जन कवि थे। अमीर खुसरो को जन कवि किसने माना है? बाबू गुलाब राय ने माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह है कि उन्होंने तत्कालीन काव्य आदर्शों में बंद कर जन साधारण की बोली में हिंदी की रचना की, यानी आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने काव्य की रचना की। इससे हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का स्वरूप जान सकते हैं कि उस समय भाषा कैसी थी, वो हम खुसरो के साहित्य से जान सकते हैं। उन्होंने साहित्य की तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में फारसी के समान सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया। जैसे फारसी, क्योंकि मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य है, तो सिंहासन यानी राजभाषा कौन सी है? फारसी है। लेकिन खुसरो ने हिंदी को भी उसी के साथ सिंहासन पर बिठाया। खालिक बारी कोश लिखकर उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। यानी तीनों की मिले जुले रूप को, त्रिवेणी को अगर कहीं देखना है तो हम कहाँ देखते हैं? खालिक बारी जो उनका शब्दकोश है उसमें देख सकते हैं। ये किसके विचार है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विचार हैं। अब अगर इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करें तो कुछ पहेलियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, फिर मोती उससे एक न गिरे। इसको किससे क्या माना गया? इसका उत्तर आकाश माना गया है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पहेली है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। यहाँ पर अगर देखें तो दिया और बाती, और ये क्या है? पैजामा। आगे क्या है? ये भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ी भयो परदेसी। अगली क्या है? एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। अगली है उज्जवल वरण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में साधु है निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूं देश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां जो अक्सर एग्जाम्स में, पेपर में पूछी जाती है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल। सुने सेज द्रावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जरजरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरो मन की मुराद भर दीजिए अमीर। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, की ताबे हिजरा न दारम एजा, न लेहू काहें लगाए छतियां। शबाने हिजरा दराज जूं, जुल्फ बैरोजे वसलत चूं, उम्र कोत है, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये भी गजल की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं अमीर खुसरो जी की। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लौकिक साहित्य के कवि मैं आपको रचनाकार बता रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसका एक वीडियो और बनेगा जिसमें विद्यापति के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।